नमस्कार, जय हिंद। मैं अविनाश कुमार सिंह आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत बहुत ज़्यादा खास वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और ये आपको सही मार्गदर्शन प्रोवाइड करेगा, क्योंकि 11th ग्रेड में आप लोगों ने एंट्री ले चुके हो और आपने साइंस को अपनी आगे की जर्नी के लिए चूज़ किया है। और आज के वीडियो लेक्चर में हम ये जानेंगे कि हमें 11th-12th को कैसे स्टडी करना है, ताकि हम ये जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू जो कि आपके फ्यूचर के साथ जुड़ा हुआ है कि ट्रू इंजीनियर कैसे बन सकते हैं। और इसके अंदर मल्टीपल डोमेन्स आते हैं और हम इन्हीं चीज़ों पे आज डिस्कशन करने वाले हैं, क्योंकि जो मेन 3 सब्जेक्ट हम लोगों को फोकस करना है वो है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। उन 3 सब्जेक्ट्स को हमें किस तरह से पढ़ना है ताकि हम आगे चल के एक ट्रू इंजीनियर बने, एक डिग्री होल्डर ना बने और अपने नेशन को इवॉल्व कर सके और सक्सेस का जो एक्चुअल टेस्ट है उस टेस्ट को हम लोग फील कर पाए। तो ये वीडियो लेक्चर उस चीज के लिए है, इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है और इसको पूरा देखना, पॉइंट्स को स्किप मत करना, क्योंकि यहां पर हर एक पॉइंट आपके लिए कनेक्टेड होगा। यहां पर कुछ मिथ्स को भी हम लोग ब्रेक करेंगे और सबसे बड़ी बात, ट्रू रियलिटी को हमें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि दुनिया इवॉल्व कर रही है, दुनिया टाइम के साथ चेंज होती रहती है और उसी चेंज को भी हमें समझना है। बिकॉज हम लोग, जब हमारे लिए वो दरवाजे ओपन होंगे, जब हमें इस वर्ल्ड को चैलेंज करना होगा, जब ये चैलेंजिंग दुनिया में हम उतरेंगे अपने सर्वाइवल के लिए, अभी हमारा सर्वाइवल हमारे पेरेंट्स के भरोसे चल रहा है, लेकिन आगे जब वो हमारे अपने पैरों पे होगा तब हमें कैसे आगे बढ़ना होगा, हम उस चीज को समझेंगे और यही आपके लिए एक राइट डायरेक्शन होगी अपने आप को एजुकेट करने के लिए। तो देखो, 11th-12th है हमारे पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और अदर सब्जेक्ट्स जो हैं, बहुत कॉमन सी बात है कि हमारा मेन फोकस इन 3 सब्जेक्ट्स पर होता है, क्योंकि हम एक एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे होते हैं। लेकिन एक बार इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सोचते हैं, ठीक है। अब इंजीनियरिंग के वर्ल्ड में अगर हम लोग एंटर करते हैं तो उससे पहले इस बात को समझो, स्टेप नंबर 1 को समझते हैं कि देखो, हमने साइंस ली है, ठीक है। दो तरीके हो सकते हैं, या तो बस ले लिया, ठीक है, या फिर हमें साइंस पसंद है तभी हमने साइंस लिया है। और अगर हमें साइंस पसंद है, सेकंड कैटेगरी की मैं बात करूं, अगर हमने बस ले लिया है तो फिर फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमें साइंस पसंद है इसलिए हमने साइंस लिया है, तो इट मींस कि साइंस आपके ड्रीम के साथ कनेक्टेड है, तभी आपको वो पसंद है, ठीक है। तो हम यहां बात करेंगे उस चीज को कि आपने साइंस लिया है, आप विलिंगली लिया है, खुद से लिया है, क्योंकि आपका जो सपना है फ्यूचर में वो आपका साइंस की जर्नी के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए आपने लिया है। अब उसके बाद यहां पर पहली चीज आएगी, वो है आपका इंटरेस्ट, ठीक है। जैसे कि आप 11th ग्रेड तक आ चुके हो, आपने एक लाइफ का अच्छा खासा पहलू देखा है और आप एक ग्रोइंग स्टेज में दुनिया को देखते आए हो। जब आप पैदा हुए थे तब से लेकर आज तक दुनिया को बदलते हुए भी देखा है आपने, और उसी बदलाव को देखते देखते आपकी ऑब्जर्वेशन जो नेचर के प्रति हुई है, वहीं से आपका कोई इंटरेस्ट पैदा हुआ है और उसी इंटरेस्ट के को फुलफिल करने के लिए आपने आज साइंस को परस्यू किया है। अब इंटरेस्ट कैसे हो सकते हैं कि यार मैं कंप्यूटर की दुनिया में कुछ बड़ा क्रांतिकारी काम करना चाहता हूं, या फिर मैं आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट्स बनाना चाहता हूं, या मुझे स्पेस में जाना पसंद है, मैं स्पेस की दुनिया को परस्यू करना चाहता हूं, वहां जाके मैं अपने एडवेंचर्स लेना चाहता हूं, मैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहता हूं, ठीक है। या फिर मैं एक स्काई स्क्रेपर बनाना चाहता हूं इंडिया के अंदर जो कि वर्ल्ड में सबसे बड़ा हो। इस तरह के कई बड़े ड्रीम्स हमने चूज कर रखे हैं। बड़े ड्रीम्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, ये जॉब वॉब की ड्रीम्स हमारी, इनको मैं ड्रीम्स नहीं मानता हूं, ठीक है, क्योंकि ये ड्रीम हो भी नहीं सकते हैं। ड्रीम्स होते हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का, तो उस तरह के ड्रीम्स आपने चूज कर रखे हैं। तो इन ड्रीम्स को चूज करने के लिए हमारे ब्रेन के पास ड्रीम्स हैं, उन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए राइट इंफॉर्मेशन का होना जरूरी है, और तभी हमारा ब्रेन प्रोसेस करेगा कि उस तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या मेहनत करनी है। मेहनत करना एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मेहनत करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि कहां मेहनत करनी है। इसलिए सारी इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन को देना जरूरी है, ताकि वो सही प्रोसेसिंग करे और आपको राइट डायरेक्शन में आउटपुट देना स्टार्ट करे, ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ो, ठीक है। तो हम एक स्पेसिफिक ड्रीम को एग्जांपल लेते हैं, आप अपने ड्रीम्स उसके हिसाब से ले लेना। से फॉर एग्जांपल, मैंने कंप्यूटर्स की दुनिया में पैदा हुआ हूं, मैं 2000 के बाद जो पैदा हुए बच्चे मैं उनकी बात कर रहा हूं, कंप्यूटर्स के एरा में पैदा हुआ हूं, और नहीं, 2005 के बाद हो जाएगा, ठीक है। कंप्यूटर्स के एरा में पैदा हुआ हूं, मैंने टेक्नोलॉजी को इवॉल्व होते देखा है और मैं इस दुनिया से बहुत ज्यादा फैसिनेटेड हूं, ठीक है। और मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग के फील्ड में एक बड़ा काम करना चाहता हूं। तो मेरा जो ड्रीम बन गया है वो कंप्यूटर साइंस के साथ जुड़ा हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के साथ जुड़ा हुआ है। ये हमारे डोमेन्स हैं। और इसमें एक और डोमेन ऐड हो जाता है, ऑटोमेशन, जो कि अभी प्रेजेंटली मार्केट में नया नया है, हालांकि है तो काफी पुराना, बट आपके लिए हम इसको कह सकते हैं नया नया है, ठीक है। ये मेरे ड्रीम्स बन चुके हैं। अब इसके लिए मैंने साइंस ली है, और साइंस के थ्रू अब मैं ये थोड़ा जल्दबाजी वाला प्रोसेस में फंस गया, भेड़ चाल वाले में, कि आईआईटी से ही ये ड्रीम पूरा हो सकता है, बट
जैसा कि मैं आपको JEE के रिजल्ट एनालिसिस में बता चुका हूं कितना बुरा हाल होता है, तो उस रास्ते को फॉलो करने की बजाय अपने ड्रीम को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, हम JEE को यहां पर बीच में नहीं लेकर आते हैं, हम अपने ड्रीम को फॉलो करते हैं। तो मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए, कंप्यूटर इंजीनियर एक ही वर्ड लेंगे, मल्टीपल डोमेन से सबको एक वर्ड लेते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर। अगर मुझे एक कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए? सिंपल सा आंसर है नॉलेज। ठीक है, सिंपल सा आंसर है नॉलेज। और कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी जरूरी है। कंप्यूटर की नॉलेज से मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है। ठीक है, कंप्यूटर की नॉलेज से मतलब है कि ह्यूमंस ने कंप्यूटर्स को इनिशियल डेज में क्रिएट कैसे किया, कैसे एक कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर पा रहा है, कैसे हमने एक नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की तरह बिहेव करना सिखाया। इस नॉलेज की मैं बात कर रहा हूं। बेसिक हमेशा जरूरी है, उस बेसिक पे फोकस करना है। आज हम लोग कंप्यूटर की दुनिया में एंटर करते हैं, डायरेक्टली प्रोग्रामिंग से स्टार्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। इट मींस कि हमने बस एक मशीन को ऑपरेट करना सीख रहे हैं, उसके बेसिक को जानना जरूरी है। तो आपको लिए सबसे पहला स्टेप जो हो गया वो तो है आपका इंटरेस्ट, और दूसरा स्टेप हो गया उस इंटरेस्ट का बेसिक समझना। ठीक है, तो अगर मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, मैं 11th-12th में फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पढ़ रहा हूं, तो मेरी जो प्राइम प्रायोरिटी होगी ना, वो फिजिक्स पे होगी एंड मैथमेटिक्स पे होगी। अब मैथमेटिक्स के बारे में एक चीज बोल देता हूं, फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी आप चूज करते हो अपने ड्रीम के लिए, मैं यहां करियर के लिए नहीं, ड्रीम के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, मैथमेटिक्स आपके लिए कॉमन रहने वाली है, तो मैथमेटिक्स सब में इन्वॉल्व रहेगी। ठीक है, अब मुझे कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, तो कंप्यूटर्स के बारे में सोचें अगर, तो कंप्यूटर्स एक ऐसी नॉन लिविंग थिंग, एक हमारी पृथ्वी पे पाए जाने वाले पदार्थों से ही हमने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाया है जो कि हमारे काम को बहुत जल्दी कर सकता है। बेसिकली उसको सोचना नहीं है, जो सोचना था हम ह्यूमंस ने सोच लिया और उसको एक इंस्ट्रक्शंस बना के दे चुके हैं। अब उसे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं और रिजल्ट तक पहुंचना है हमसे जल्दी। क्योंकि देखो, एक इंसान के पास नॉलेज है, उसने वो नॉलेज एक सिस्टम के अंदर डाल दिया। अब वो उसका काम बस ये है, इनपुट लेना है, आउटपुट देना है, दैट्स इट। जैसे कि ह्यूमन बॉडी काम करती है, वैसे ही कंप्यूटर काम करता है। हम अपने सेंसर्स यानी आंख, नोज, टंग, स्किन, ठीक है, इनकी मदद से इनपुट लेते हैं और जैसा इनपुट आता है उसके अकॉर्डिंगली आउटपुट देते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे कि कोई मुझे चिमटी काटता है यहां पर, तो मुझे इनपुट मिला यहां से और उसके अकॉर्डिंगली मैंने आउटपुट दिया, मैंने अपना हाथ खींच लिया। तो सेम इसी तरीके से कंप्यूटर्स वर्क करते हैं। तो ह्यूमंस ने इन मशीन्स को ऐसा बनाया कि वो हमारे कामों को जल्दी से कर सके, जिससे कि क्या सेव होगा, सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर सेव होता है और वो पैरामीटर है टाइम। ठीक है, तो कंप्यूटर्स की शुरुआत की गई थी टाइम को बचाने के लिए, ह्यूमन एफर्ट्स को रिड्यूस करने के लिए। क्योंकि फिजिक्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो हम ह्यूमंस ने नेचर से डिस्कवर किया था वो ये था, वर्क करने के लिए आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और वर्क को जितने कम समय में आप करोगे उतनी पावर आपकी ज्यादा होगी। तो ह्यूमंस को सेम वर्क करने में अगर टाइम लग रहा है, से फॉर एग्जांपल 2,70,85,973 मल्टीप्लाई बाई 4,75,980, अगर इसे मल्टीप्लाई करना है हम कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया, इंस्ट्रक्शंस बनाए, कैलकुलेटर्स बना दिए, कैलकुलेटर ने क्या किया, ये काम इंस्टेंट कर दिया। सो टेक्निकली फिजिक्स के हिसाब से अगर हम सोचें, रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम को हम पावर कहते हैं। ठीक है, तो हमारा पावर जो है वो इंक्रीज हो गया, क्योंकि अब कैलकुलेशंस के लिए जो कि हमें करना आता है, लेकिन हमारे पास हमारी जो पावर है कैलकुलेशन करने की, फिजिक्स में जो पावर हम बोलते हैं, ठीक है, फिजिक्स में जो पावर है वो कम है। क्योंकि सेम वर्क को फिनिश करने में एक तो हम ज्यादा एनर्जी भी लगाते हैं और सबसे बड़ी बात हम ज्यादा टाइम भी लेते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा पावर जो होगा वो कम होगा। बट कैलकुलेटर्स का इस फील्ड में पावर क्या है, हम ह्यूमन से ज्यादा है। ठीक है, मैथमेटिकली, सो वो काम हमें फटाफट मिल जाता है। इससे हमारा क्या बचता है, टाइम बचता है। और टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इवोल्यूशन के अंदर, क्योंकि अगर एक ही काम को करने में ज्यादा टाइम लग रहा है और उसी काम को करने में हमें कम टाइम लगे, तो पावर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जब हमें कम टाइम लगेगा तो बचे हुए टाइम में हम और इवॉल्व कर सकते हैं। इसलिए कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई। और वहां पर जो ये प्रोग्रामिंग वर्ड है, इसको हम बड़ा ही टेक्निकल समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो इंफॉर्मेशन आपके पास है उस इंफॉर्मेशन को आप कंप्यूटर्स को दे रहे हो, तो खुद समझो कि यार कंप्यूटर्स एक ऐसी मशीन है जो कि हमारे कामों को कर रही है, प्लस हम उसको प्रोग्राम करते हैं ताकि उसको एक इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि काम कैसे करना है। लेकिन अब सोचने वाली बात ये आती है कि काम ये कर कैसे रहा है। ठीक है, काम ये कर कैसे रहा है। तो अगर हम कंप्यूटर्स को जस्ट देखें तो उसके अंदर सर्किट्स बने हुए हैं। इट मींस मुझे सर्किट्स को समझना चाहिए, ऑटोमेटिकली हमारे पास रिजल्ट आ रहा है। अभी मुझे पता नहीं है वो काम कैसे कर रहा है, लेकिन ब्रेन को जो इंफॉर्मेशन ऑब्जर्वेशन से मिल रही है उसको प्रोसेस करो, सर्किट्स को समझ आना चाहिए। अब ये सर्किट्स इंटेलिजेंट वे में काम कैसे कर रहे हैं और ये ह्यूमन लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज कन्वर्जन क्या चीज है, उससे आइडिया मिलता है कि यार कुछ तो किया होगा ना, और जिसने किया वो तो एक ह्यूमन बीइंग है। तो इट मींस ये आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज नहीं है, हम समझ सकते हैं। इट्स जस्ट कि अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है, बस अब हमें इस कोई चीज को समझना है।
तो इलेक्ट्रॉनिक्स जब आ जाता है, सर्किट्स जब आ जाते हैं, उस सर्किट्स को प्रोग्राम करने के लिए जो प्रोसेस आ जाता है, ठीक है, इन चीजों की जस्ट जानकारी लेनी है तो हमें पता चलेगा प्रोग्रामिंग कुछ नहीं होती है। ये होता है कि आप मशीन क्या ही कर सकती है, बस वो ऑन हो सकती है, ऑफ हो सकती है, ठीक है। तो ऑन और ऑफ के फॉर्म में हम उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कब किस पार्ट को ऑन होना है और किस पार्ट को ऑफ होना है। तो इनके ऑन ऑफ के कॉम्बिनेशन से, ध्यान से सुनना, कॉम्बिनेशन से एक आउटपुट बनेगा, ठीक है। जैसे कि मैं ये चाहता हूं कि मेरे पास यहां पर 4 एलईडी हैं, 5 एलईडी ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां सारी एलईडीज को मैंने वायर के साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। मैं चाहता हूं कि 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए, 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए सारी एलईडीज ऑफ हो जाए, 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ ये एलईडी ग्लो करे, 2 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एलईडी ग्लो करे और ये एलईडी ऑफ हो जाए, 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एलईडी ग्लो करे और ये एलईडी भी ग्लो करे, ठीक है। तो इट मींस हम सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन बना रहे हैं और इंस्ट्रक्शन बनाने के लिए हमने क्या किया, अगर मेरा इनपुट 3 है तो 3 का मतलब 0 और 1 के फॉर्म में हम 11 से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मत सोचो कि बाइनरी कन्वर्जन क्या है, ऐसा समझो बस 3 को रिप्रेजेंट करते हैं 11 से, ठीक है। इट मींस 2 लाइट बल्ब्स मेरे जलने चाहिए, ठीक है। इन 5 में से 2 लाइट बल्ब्स मेरे जलने चाहिए। तो 2 लाइट बल्ब्स यानी कि पहली लाइट बल्ब और दूसरी लाइट बल्ब को ही ऑन का सिग्नल जाए, यानी उनके बटन्स को ही बस हम प्रेस करें, ठीक है। यानी कि 3 पे, जो कीबोर्ड पे 3 है, जब मैं 3 को प्रेस करता हूं तो इसका स्विच जो है वो उन्हीं 2 लाइट बल्ब्स को ऑन करता है, बाकी बल्ब्स के स्विच को वो ऑन नहीं करता है। और ये काम हम कैसे कर पाते हैं, स्विचेस बना के, कि कौन सा स्विच किस बटन दबाने पे कौन सा स्विच कैसे काम करे। और ये हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं लॉजिक गेट्स में, ठीक है, यानी कि 12th के फिजिक्स में लास्ट में पढ़ते हैं। इट मींस ये जर्नी हमारी आने वाली है। और उस चीज को समझने के लिए अब मुझे आइडिया लग रहा है कि कंप्यूटर्स को इंस्ट्रक्शन कैसे देते हैं, प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग में हमने बस क्या लिखा है, प्रोग्रामिंग में हमने एक कॉमन ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा है कि इफ ये हो तो ऐसा होना चाहिए, एल्स वो होना चाहिए। इस तरह से हम प्रोग्राम को डालते हैं। और फिर हमने एक और मशीन डेवलप करी है जो हमारी इस इंग्लिश को, जिसमें एक डेटाबेस है और कुछ नहीं, जिसके अंदर ऑलरेडी ये चीजें लिख दी गई हैं कि ये लिखा गया है तो इसका मतलब ये ही होगा, और वो उसको अकॉर्डिंगली 1010 में बस कन्वर्ट करता है। इट मींस हम मशीन्स पर काम कर रहे हैं। और अगर हम मशीन्स पे काम कर रहे हैं तो कंप्यूटर की दुनिया में अगर मुझे इवोल्यूशन लाना है तो जस्ट प्रोग्रामिंग नहीं सीखनी है, उस मशीन को समझना है। और मशीन को अगर समझूंगा तो मैं अपने प्रोग्राम्स खुद बना सकता हूं, और क्या पता मैं एक नई लैंग्वेज डेवलप कर सकता हूं, ठीक है। अगर मैं मशीन को समझता हूं तो मैं डेफिनेटली एक नई लैंग्वेज डेवलप कर लूंगा, क्योंकि सी से अच्छा पाइथन है, पाइथन जावा, इस तरह से हमारी लैंग्वेजेस इवॉल्व होती आई हैं, तो मैं डेवलप कर सकता हूं। और अगर मैं डेवलप कर सकता हूं तो मैं काम कर रहा हूं इंजीनियरिंग का। अगर मैंने सीख लिया पाइथन कैसे काम करता है और बस पाइथन काम कर लिया है, अब कंप्यूटर क्या है, जो इंस्ट्रक्शन दोगे वो करेगा। आपने बस एक लैंग्वेज सीख लिया, आपको जो आपके बॉस ने इंस्ट्रक्शन दिया, आपने उस इंस्ट्रक्शन के हिसाब से कोडिंग लिख दी, काम खत्म। वो इंजीनियरिंग नहीं है, वो सिंपली आईटीआई है, ठीक है। इवोल्यूशन लाना जरूरी है उस सेक्टर के अंदर। तो मुझे पता चल गया भाई सर्किट्स के बारे में जानना जरूरी है, सर्किट इंटीग्रेट करके मुझे ऑन और ऑफ के लॉजिक्स को समझना जरूरी है, कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। इसीलिए कंप्यूटर के अंदर मैथमेटिक्स की परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, प्रोबेबिलिटी, ये सारे पार्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। साथ ही साथ जब मैं उस मशीन को समझ रहा हूंगा तो मशीन में करंट का ही फ्लो हो रहा है, चार्जेस ही जा रहे हैं, मेरा जो इंफॉर्मेशन है वो कैसे स्टोर हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, या किसी, जैसे पहले मैग्नेटिक टेप आता था तो मैग्नेटिक टेप के फॉर्म में स्टोर होता था कि मैग्नेटिक फील्ड दिया तो उसका पोल चेंज हो गया, ठीक है, नहीं दिया तो पोल चेंज नहीं हुआ। तो ऑन के लिए 1 और 0 के फॉर्म में दे रहा हूं, तो जब जब 1 का सिग्नल आएगा ये पोल चेंज होता जाएगा। मान लो ये पोल है उस मैग्नेटिक टेप पे, ये चेंज होता जाएगा, और मैंने ऑफ कर दिया तो वो एज इट इज रहेगा और टेप आगे बढ़ती रहेगी। तो ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन 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 ऑफ ऑफ ऑन ऑफ, इस तरह से उसमें प्रोग्रामिंग छप जाती है। बेसिक ऑब्जर्वेशन है जो कि 11th ग्रेड में आप कर सकते हो। हम बस एक रेस में दौड़े रहते हैं ना, इसलिए हमारे पास वक्त ही नहीं होता है समझने का, ठीक है। तो इस चीज को समझने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स का समझना जरूरी है मुझे, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझना है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझने के लिए यहाँ पे क्लियरली मैं सिर्फ शुरुआती दिनों में एक बार पन्ने पलट के देखूंगा, फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, पोटेंशियल है। तो इट मीन्स 11th और 12th की एंटायर फिजिक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है इफ आई वॉन्ट टू बी अ ट्रू इंजीनियर। और फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स के नामुमकिन है, क्योंकि जब मैं एक ऐसे डोमेन में सोचना स्टार्ट करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं सोचा है, तो वहां पर मुझे नेचर को ऑब्जर्व करना है नंबर्स के जरिए, यानी मैथमेटिक्स के जरिए उसके फ्लो को ऑब्जर्व करना है और नए फिनोमिनास को डिस्कवर करना है। तो मैथमेटिक्स तो कंपलसरी हो गई, फिजिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, केमिस्ट्री का उतना योगदान नहीं रहेगा। और केमिस्ट्री के अंदर ना एक थोड़ा सा ड्रॉबैक हमारे 11th-12th के अंदर है, जो कि ये बात भी आप लोगों का जानना जरूरी है। और इस बात को ना आप दिमाग में अच्छे से फीड कर लेना, वो ये है कि यार केमिस्ट्री में ना आपका, अगर मैं 100% सिलेबस को देखता हूं तो उसके अंदर 50% ऑफ द सिलेबस ना एक डेटाबेस है,
ठीक है, एक डेटाबेस है। और हमारे इंडिया में शायद ये गलत चीज है जो कि मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं, और ये इसलिए करना तो देखो पड़ेगा ही, लेकिन आपको इस बात का पता होना चाहिए, और वो ये है कि हम लोग डेटाबेस को ना याद करते हैं। अरे भाई, वो खुद कह रहा है मैं एक डेटाबेस हूं। डेटाबेस क्यों बनाया जाता है? बिकॉज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर एवरीथिंग। ठीक है, क्योंकि वो एक ऑब्जर्व फिनोमिना है, एक रिजल्ट है, आपको उन्हें याद नहीं करना है। ठीक है, चीजें याद नहीं की जाती हैं। अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मैं उस पर डेली वर्क कर रहा हूं, तो वो याद हो जाती है। तो वो एक सेपरेट चीज है, वो प्रैक्टिस मेमोरी में गया है। ठीक है, लेकिन जबरदस्ती एक डेटाबेस को याद करना इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। पीरियोडिक टेबल क्यों बनाया गया? ताकि क्लासिफिकेशन भी हो जाए, कैरेक्टरिस्टिक भी पता चल जाए, और हम उसको एज अ डेटाबेस यूज करें। लेकिन हम पीरियोडिक टेबल में केमिकल्स के नाम याद करते हैं, हलीना कब्र से फरार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, इस तरह करके हम लोग याद करना स्टार्ट करते हैं, जो कि गलत है। रजिस्टर में कलर कोड होते हैं, हम उनको भी याद करते हैं, जो कि गलत है। वो डेटाबेस है। ठीक है, ये आपके लिए है ताकि आप इस बात को हम भली भांति समझो कि डेटाबेस है, याद करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जब हम उस पर बैक टू बैक वर्क कर रहे होते हैं ना, तो वो रिमेंबर हो जाता है, और कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने एक यूट्यूब पर वीडियो देखनी स्टार्ट करी कि ये मान लो मटर पनीर कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मैंने देखा, ठीक है, मैंने याद नहीं किया, देखा, इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए, दो तीन बार और देखा, जब अगली बार बनाया, फिर अगली बार बनाया, तीसरी बार मुझे वो देखने की जरूरत नहीं पड़ी, वो बाय डिफॉल्ट याद हो गया। तो ये एक नेचुरल प्रैक्टिस मेमोरी में जाता है, नेचुरली। लेकिन जबरदस्ती उनको याद करना, और सबसे बड़ी बात, याद करना क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि आपका जो ये डेटाबेस बना है ना, ये सारा का सारा लैब बेस्ड है। लैब बेस्ड है मतलब ऑब्जर्वेशन बेस्ड है। बट हम लोग फिर वही केमिकल रिएक्शंस को जस्ट प्रिंट कर देते हैं बुक के ऊपर, और फिर ये नेम रिएक्शंस हमें याद करने पड़ते हैं। अब ये नेम रिएक्शंस क्यों पढ़ाए जाते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं हम लोग। ये इसलिए पढ़ाए जाते हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पर इनका यूज हो रहा है। ठीक है, समझ आया। हमको जो समझना है वो ये समझना है कि कौन सा एटम किसको रिप्लेस कर रहा है, तो क्यों कर रहा है। ठीक है, इस चीज की नॉलेज लेनी है। बट व्हाट वी आस्क इज द रॉन्ग क्वेश्चन। हम लोग पूछते गलत क्वेश्चन है कि इस नेम रिएक्शन के अंदर, ठीक है, हम लोग ऐसे याद करने लगते हैं कि OH को ना Br रिप्लेस कर देगा। ठीक है, हम इसको याद कर लेते हैं, और फिर हम एक्सेप्शंस में फंस जाते हैं कि इस वाले में तो कर दिया लेकिन उस वाले में नहीं किया। यहां पर फिजिक्स का समझना बहुत जरूरी है। हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, इसमें हम प्योर फिजिक्स में जाएंगे कि यार अगर इस टाइम इसने इसको रिप्लेस किया, ऑब्वियस सी बात है, इसको लॉजिकली समझ के देखो। हम इसको ये सोचते हैं इस रिएक्शन में ये इसको रिप्लेस कर रहा है, बट वो वाला रिएक्शन एक्सेप्शन है, तो उसमें वो इसको रिप्लेस नहीं करेगा। ये कितनी गलत चीज है ना। हमें एक डेटाबेस भी याद करना है, और वो लैब बेस्ड है, लेकिन अगर हम इसको फिजिक्स के नजरिए से देखें, ठीक है, तो कोई भी चीज किसी चीज को रिप्लेस कैसे करेगी, जरा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। अगर अगर मान लेते हैं ये चीज बोर्ड पे चिपकी हुई है, ठीक है, ये इस पे पेस्ट हो रखी है। ठीक है, अब मैं जाता हूं, मान लेते हैं यहां पर है, पेस्ट हो रखी है। ठीक है, मैं ये एक दूसरा एटम है, वो इससे टकराता है कम पावर से, कम फोर्स के साथ टकराता है, तो क्या इसको हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। लेकिन अगर ज्यादा फोर्स से टकराया तो वो इसको हटा देगा। ठीक है, और वो हटा देगा। अब हटाने के बाद क्या होगा, पॉइंट को समझो कि उस एनवायरमेंट में जहां वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, उस एनवायरमेंट में मान लेते हैं बेंजीन के ऊपर OH लगा हुआ, और A एटम है जो उस OH को रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो A जब उसको हटाता है तो A बॉन्ड बनाएगा, लेकिन वो एनर्जी OH के पास भी है, तो OH भी उससे टकराएगा। सारे एटम्स आपस में टकरा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब अगर OH का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, मान लो उनकी जो पकड़ने की शक्ति है, वो ऐसे ही हम एक रैंडम फिगर लेते हैं, 3 न्यूटन की है। उनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, उसमें जो फोर्स चाहिए तोड़ने के लिए, वो 3 न्यूटन से ज्यादा का चाहिए। ठीक है, आपने A को 4 न्यूटन का फोर्स दे दिया, मतलब इतनी एनर्जी दे दी, काइनेटिक एनर्जी, वो 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर देगा कोलिजन के दौरान। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसके साथ, ये इसको तोड़ देगा, तोड़ दिया। अब A ने बॉन्ड बनाया या फिर OH बॉन्ड बनाएगा, ये रैंडम है। ठीक है, A ने बॉन्ड, OH ने बॉन्ड बनाया, फिर कोई A आके टकराएगा, उसको तोड़ेगा। A ने बॉन्ड बनाया, OH इससे टकराएगा, इसको तोड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर A ने जब बॉन्ड बनाया बेंजीन से, वो 4 न्यूटन से ज्यादा हुआ, मान लो इनकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, A और बेंजीन की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, वो 5 न्यूटन की निकल गई। अगर हुई तो उस परिस्थिति में वो 5 न्यूटन की हुई। ठीक है, तो OH को तो 4 न्यूटन वाली एनर्जी थी, मतलब 4 न्यूटन का फोर्स था, इसका 5 न्यूटन का फोर्स है, और आपने एनर्जी इतनी दे रखी है जो सिर्फ मैक्स टू मैक्स 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर सकती है। OH जब कोलाइड हुआ होगा तो क्या उसको पूरी फोर्स थोड़ी मिल गई कि उसके पास 4 न्यूटन ही है, लेकिन मान लेते हैं कि उसके पास इतनी एनर्जी आ गई कि अभी भी वो 4 न्यूटन का फोर्स लगा सकता है, मान लेते हैं, एकदम आइडियल कंडीशन लेते हैं। बट स्टिल अब इनका बॉन्ड तो 5 न्यूटन का है ना, तो A बेंजीन के साथ अटैच हो गया और OH वहां से रिप्लेस हो गया। केमिस्ट्री को ऐसे समझना है हमें, तभी हम इस दुनिया में जाके बड़े बड़े काम कर पाएंगे। अब मैं सिचुएशन बदल देता हूं। ठीक है, सेम बेंजीन है, OH है, और वो A की जगह A ही एलिमेंट है, लेकिन अब हमने क्या किया, हमने यहां पर OH के बॉन्ड को देखा। ठीक है, OH के बॉन्ड को देखा जो कि अमूमन नेगेटिव होता है। ठीक है, उसमें नेगेटिव स्ट्रेंथ होती है, लेकिन हमने इसको इमेजिन करते हैं एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर रख दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर रख दिया है, जहां पर OH क्या है,
ये बेंजीन है, वैसे तो 6 होते हैं, यहाँ पर OH है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर रख दिया है और फील्ड हमने ऐसे रखी है कि यहाँ पर हमने नेगेटिव चार्जेस किए हैं और यहाँ पर हमने पॉजिटिव चार्जेस रख दिए हैं। एक एनवायरमेंट है, ठीक है, एक एनवायरमेंट है और यहाँ पर हमने क्या किया कि भाई OH नहीं रखते हैं, सॉरी A बन गया है ना, A रखते हैं, यहाँ पर A रखते हैं, ठीक है, और A पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो ये आयोनिक बॉन्ड है, एक तरीके समझो ये आयोनिक बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है। OH में भी यही केस था, लेकिन OH का बॉन्ड कमजोर था A के मुकाबले। अब क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी यहाँ पर हम रखेंगे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हम रखेंगे नेगेटिव चार्ज और यहाँ रखेंगे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर किस तरीके से जा रही है, ऐसे जा रही है, ठीक है, फिजिक्स का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। अब इससे होगा क्या कि ये जो चार्ज डेंसिटी है पॉजिटिव की वजह से रिपेल होकर ऊपर जाएगी और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है वो थोड़ा नीचे आती है, ठीक है। तो ये यहां से यहां आ गई, ये प्लस यहां चला गया, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो गई, कमजोर हो गई, ठीक है, ये कमजोर हो गई। अब समझना फिजिक्स में डाइपोल क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, इसीलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसमें डी का इंपॉर्टेंस क्या है, इसीलिए होता है। अब क्योंकि इनका डाइपोल जो है उसमें डी की स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है, तो इनके डाइपोल जो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर मैं कहूं इनका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कमजोर हो जाता है। और अब हम यहां पर OH की एंट्री करवा देते हैं, ठीक है। OH का जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑलरेडी यहां पर कम स्ट्रेंथ पे रहता ही है पहले से ही, तो अब ये OH जो है ना ये A को रिप्लेस कर देगा आसानी से और हम वो बना पाएंगे जो कि एक नेचुरल वे में A OH को रिप्लेस कर रहा था, बट एक सिस्टम के अंदर अब हम A को OH से रिप्लेस करवा पाएंगे। तो हम पढ़ते हैं केमिकल्स को क्रिएट करने के लिए, हम फिजिक्स की ही ब्रांच है केमिस्ट्री, अलग चीज नहीं है, बट हम एक नेमिंग रिएक्शंस की तरह याद करेंगे और पैरामीटर्स को नहीं देखेंगे, इस रिएक्शन में ये होगा उस रिएक्शन में वो होगा, तो ये हमारी गलती हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर केमिस्ट्री के अंदर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये समझना, ठीक है, कि यार देखो मुझे आगे चल के कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, ठीक है, तो मैं यहां पर केमिस्ट्री के अंदर मैं अपनी एनर्जी को, देखो फैक्ट बता रहा हूं, इस चीज को बहुत पॉजिटिवली समझना, ठीक है। दुनिया तो बोलती है 50% सिलेबस कर लो आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि वो करंट सिनेरियो पे जा रही है, बट हमारा टारगेट है 250 मार्क्स तक भीड़ को पहुंचाना, ठीक है, नॉलेज के बेसिस पर, ठीक है, टिप्स एंड ट्रिक्स के बेसिस पर नहीं। तो इस बात को समझते हैं कि यार केमिस्ट्री में डेटाबेस को रटने में मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा, हाँ मैं उसको स्टडी करूंगा और मैं उसको फिजिक्स के नजर से देखूंगा ताकि मेरी फिजिक्स में भी रिविजन होती रहे, बिकॉज टू बिकम एन इंजीनियर आई नीड टू ग्रैब फिजिक्स, मुझे फिजिक्स का ज्ञान बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर मुझे बायोटेक्नोलॉजी में जाना है तो मेरे लिए केमिस्ट्री की प्रायोरिटी बढ़ जाती है, ठीक है, और केमिस्ट्री की प्रायोरिटी अभी भी रखनी है क्योंकि केमिस्ट्री का बहुत बड़ा योगदान है कंप्यूटर साइंस के अंदर, ठीक है। जो आप ये लॉजिक गेट्स बनाओगे ये बनते हैं सेमीकंडक्टर से, और सेमीकंडक्टर में आपका सिलिकॉन यूज होता है जिससे आप PNP जंक्शंस बनाते हो या डायोड्स बनाते हो जो कि PN जंक्शन डायोड्स होते हैं, या आपका NPN ट्रांजिस्टर्स बनते हैं। तो इसमें लैटिस का समझना, जो केमिस्ट्री में आप सरफेस उसमें पढ़ोगे, सॉलिड उसमें पढ़ोगे, केमिस्ट्री 12th का चैप्टर 1 है, आई थिंक ये कट चुका है, कितनी बुरी बात है ये, ठीक है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सॉलिड स्टेट में जब आप पढ़ोगे, ठीक है, तो आपको वो लैटिस पता चलेगा। ये आपके क्या बोलते हैं जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनके फिजिक्स हमें समझनी होगी, साथ ही साथ इनकी केमिस्ट्री भी हमें समझनी होगी कि इनका रिएक्शन कैसा होता है। पता चला हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में बना रहे जहां वो किसी और चीज के साथ रिएक्ट कर लेता है और जो हम बनाना चाहते हैं वो बन ही नहीं रहा है। सो इट्स सिंपली एन इंफॉर्मेशन दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये इनके साथ रिएक्ट करते हैं, तो जिस जगह हम इनकी मेकिंग कर रहे हैं, डायोड्स बना रहे हैं, वहां पर इन पदार्थों का होने से हम वो चीज क्रिएट नहीं कर पाएंगे जो हम बनाना चाहते हैं, वो चिप हम बना ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो चीजों को प्रैक्टिकली समझो कि आपको पढ़ना है, हर एक टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, लेकिन मैं इस डेटाबेस पे अपनी एनर्जी नहीं फूकने वाला हूं क्योंकि भाई ये कह रहा है कि मैं एक डेटाबेस हूं, ठीक है, ये डेटाबेस है, डेटाबेस को एनालाइज करूंगा, फिजिक्स के नजरिए से करूंगा, मैथमेटिक्स के नजरिए से करूंगा, अपने ब्रेन को इवॉल्व करूंगा, दैट विल बी द राइट स्टेप, ठीक है। तो मैं अगर यहां पर इसको देखूं तो इंजीनियर बनने के लिए आपके जो प्रेजेंट सिलेबस है उसमें एंटायर फिजिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंटायर मैथमेटिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड केमिस्ट्री भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन डेटाबेस को डेटाबेस की तरह लेंगे, ठीक है, उनको स्टडी करेंगे, लेकिन वो रिमेंबर रहे, उस चीज के लिए ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो कह रहा है भाई मैं डेटाबेस हूं, इतने सारे डेटाबेस आप याद नहीं कर सकते हो। लॉगरिदम क्या है, एक डेटाबेस है। ट्रिग्नोमेट्री में जो ये साइन की वैल्यूज हैं, कॉस की वैल्यूज हैं, ये क्या है, डेटाबेस है। कुछ वैल्यूज याद हो गई, डे टू डे करते रहते हैं इसलिए याद हो गई, लेकिन अगर मैं किस कहूं कि साइन 0.001 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, साइन 93.78 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, तो ये नामुमकिन है। इस तरह से तो इनफाइनाइट वैल्यूज हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर भी एक डेटाबेस है। नेम रिएक्शंस जो है उनका इंडस्ट्रियल यूज है इसलिए पढ़ाया जाता है, लेकिन उनको रट लेना
ठीक है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है कि ये सही नहीं है। अब ये चीज चेंज आज अभी नहीं आएगा, अभी भी लोग पूछेंगे उस पर सवाल, लेकिन जेई मेंस और एडवांस में स्पेसिफिकली एक अच्छी बात है कि वो डेटाबेस वाले सवाल बहुत कम पूछते हैं। ठीक है, बस वो उन बच्चों के लिए होता है, थोड़ी खुशी हो जाती है जिनको रटना पसंद है, तो वो थोड़ा बहुत इससे खुश हो लेते हैं। लेकिन सिलेक्शन के लिए ऑब्वियसली आपको ज्यादा नंबर चाहिए ही, ठीक है, लेकिन इतने भी नहीं चाहिए। 50% पे भी आपको आईआईटी मिल जाता है, इवन 40% अगर जेई एडवांस में मार्क्स लाते हो तो आईआईटी मिल जाता है। बट हमारा टारगेट अलग है ना, हमें तो सबके मार्क्स ऊपर करने हैं नॉलेज के बेसिस पर। तो हम यहां पर देखें कि वी कैन गो फॉर 100 मार्क्स फिजिक्स, 100 मार्क्स मैथमेटिक्स एंड 60 to 80 मार्क्स जेई एडवांस में अगर हम बात करें तो वहां पर क्यों, क्योंकि इसमें डेटाबेस वाले क्वेश्चन कम पूछते हैं, ये लॉजिकल पूछते हैं ज्यादा। लेकिन ये क्या करते हैं, एंटायर केमिस्ट्री जब आपने पढ़ लिया तो मल्टीपल चैप्टर्स को मर्ज करके क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, और जेई मेंस में अगर सॉरी यहाँ पे तो 120 हो जाता है। ठीक है, 120 हो जाता है बिकॉज 360 मार्क्स का होता है और ये वैरी करता रहता है। बट स्टिल 1/3 ऐसे ले लो आप। ठीक है, और बचता है जेई मेंस। तो यहां पर जेई मेंस में ज्यादातर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं, तो यहाँ पे 50 कर लो। ठीक है, 100 250 के लिए अभी भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, और यहां पर एनर्जी वेस्ट करने के लिए क्यों मना कर रहा हूं, क्योंकि देखो इसका कोई योगदान आपकी लाइफ में नहीं होने वाला है, आपके इंजीनियर बनने के लिए कोई योगदान नहीं होने वाला है। तो अपनी एनर्जी को यहां पर वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उस एनर्जी को सही वर्क में यूज करो, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में यूज करो, दैट्स इट। ठीक है, क्योंकि इंजीनियर बनने के लिए प्राइम प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी मैथमेटिक्स है। ठीक है, इंजीनियर बनने के लिए या रिसर्चर बनने के लिए, इनोवेटर बनने के लिए, बिजनेसमैन बनने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मैथमेटिक्स तो ये फिक्स है, ये तो फिक्स है। ठीक है, मैथमेटिक्स के बाद मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो फिजिक्स को समझ सकते हो, और केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, तो फिजिक्स के बाद आपकी केमिस्ट्री आएगी। ठीक है, केमिस्ट्री को आप डायरेक्टली शुरू नहीं कर सकते हो, डायरेक्टली शुरू करते हो बिना फिजिक्स की नॉलेज को लिए तो उससे होता क्या है, चीजें समझ ही नहीं आएंगी, अब आपको फिर वो रटना ही पड़ेगा। ठीक है, फिजिक्स के नजरिए से आप चीजों को देख सकते हो। प्रॉब्लम जो आप लोग फेस करोगे वो है हमारे सिलेबस का शफल्ड होना। ठीक है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा, और वो शफल्ड क्या है, 11th के फिजिक्स के लिए, ठीक है, मुझे कैलकुलस की नीड है, और 11th में जो कैलकुलस आपको पढ़ाया भी जाएगा वो मैथमेटिक्स के थर्ड लास्ट चैप्टर है। ठीक है, लिमिट एंड डेरिवेटिव, और वो भी बहुत छोटा सा पार्ट है। मेन जो पूरी कैलकुलस है वो 12th में है, वो भी आपके फर्स्ट बुक के लास्ट चैप्टर एंड सेकंड बुक के जो मेन जो सारे चैप्टर्स है ना, मेन डिफरेंशियल इक्वेशन तक सब कैलकुलस में आते हैं। तो जब तक आप वहां पहुंचोगे तब तक फिजिक्स का बहुत बड़ा पोर्शन आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे विदाउट नोइंग कि कैलकुलस क्या होती है, और बिना वो जाने नेचर में जीरोस की दुनिया को समझ ही नहीं पाओगे फिजिक्स के अंदर। तो आपके एंटायर 11th के फिजिक्स में एक एक धब्बा लग जाएगा, एक 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 कह लो एक बैक, वो आ जाएगा, क्या बोले उसे, बैक आ जाएगी, आप पीछे चले जाओगे। अब 12th की जो फिजिक्स है ना वो एंटायरली 11th के फिजिक्स की नॉलेज पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अब क्योंकि 11th की फिजिक्स हमें समझ नहीं आई है, हमारे पास सिर्फ फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, इसीलिए सारी दुनिया ना फॉर्मूलाज पे आगे बढ़ती है, क्योंकि यहां पर ना शुरुआत रीस्ट्रक्चरिंग से करनी होती है, वही गलत है। तो 11th में भी फॉर्मूलाज, 12th में भी फॉर्मूलाज, टिप्स एंड ट्रिक्स, ठीक है, फिजिक्स के अंदर। अब अगर फिजिक्स का बेस मेरा फॉर्मूलाज के बेसिस पर रेडी हुआ है, और फॉर्मूलाज भी एक डेटाबेस ही होते हैं, इन शॉर्ट हम लोग डेटाबेस ही याद कर रहे हैं, और सारा डेटाबेस हमें याद रहता नहीं है, तो हम लोग किस्मत के भरोसे इंजीनियर बनने जाते हैं। और क्योंकि वहां पर भी फॉर्मूलाज ही आने वाले हैं, ठीक है, हम प्रोसेसेस पे फोकस नहीं करते हैं, ऑब्जर्व कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां जो सीखोगे वो यहां की नॉलेज से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहां की नॉलेज नहीं है तो यहां नॉलेज ले ही नहीं सकते हैं, चाहे पीढ़ी से चोटी का जोर लगा लो। अगर आपको यहां नॉलेज लेना है तो आपको वापस यहां आना पड़ेगा। ठीक है, 11th में एडमिशन नहीं लेना पड़ेगा, किताब खोलनी होगी और पढ़ना होगा। डिग्रीज विग्रीज फर्क नहीं पड़ता है, आपको इंजीनियर बनना है, आप नॉलेज लेना स्टार्ट कर दो 11th-12th की। ठीक है, तो फिर आप वहां पे जाके इंजीनियरिंग को सही से समझ पाओगे, और फिर आगे चल के क्रांतिकारी इंसान बनोगे। ठीक है, तो आपके लिए सबसे मोस्ट प्रायोरिटी क्या है, प्राइम प्रायोरिटी शुरुआती दिनों में मैथ्स को दो। मैथ्स जितनी समझोगे ना, ठीक है, उतने फिजिक्स आपको समझ आनी स्टार्ट होगी। यहां पर इस बात से तो आप डिनाई ही नहीं करोगे कि समझ आना जरूरी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके क्या फायदा जब समझ ही नहीं आया है। बस मुझे एक तरीका पता चल गया है कि यार अच्छा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन है, ओके, अगर इनर्शियल फ्रेम में होगा ना तो मैं एमए पीछे लगा दूंगा। वो तो बात तो सही है, अगर आपका फ्रेम आगे एक्सेलरेट कर रहा है तो एमए पीछे लगेगा, पर क्यों लगेगा ये नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि बस पीछे लगा दूंगा तो मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल भी, मैं इसको 0% नॉलेज कहता हूं, और आप भी मानोगे, ठीक है, इतने मैच्योर हो चुके हो कि ये 0% नॉलेज है। तो ये करने का कोई फायदा है नहीं है। ये करो, लेकिन पहले ये पता करो कि पीछे क्यों लग रहा है। ठीक है, क्योंकि पीछे क्यों लग रहा है ये पता नहीं होगा, ठीक है, तो फिर वो नॉलेज अधूरी है। अब हम बात करते हैं कि वेव मोशन है,
ठीक है, वेव मोशन है। वेव मोशन के अंदर मान लो एक रस्सी है, मैंने उस पर एक साइनोसोडियल वेव बना दिया, वो जा रहा है, ठीक है। हम कहेंगे कि मैटर मूव नहीं करता है, लेकिन लेकिन वेव मूव करती है। अब जरा इस लाइन पे ही फोकस करो, अगर मैटर मूव नहीं कर रहा है तो ये जो मैंने वेव बनाई, इस धागे का ये आगे वाला हिस्सा, कोई चीज है मेरे पास, हाँ है, ठीक है, ये मैंने वेव बनाई, तो क्या मैटर आगे पीछे मूव नहीं कर रहा है? कर रहा है, ठीक है, वो कर रहा है, तो मैटर मूव करता है, मैटर वेव की डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन से हम उस लाइन को भी ठीक कर सकते हैं। एक्चुअली में अच्छी बुक्स के अंदर एग्जैक्टली यही लिखा होता है, बट वही है कि हमारी बुक्स तक आते आते ना वो कुछ एक शब्द कटते रहते हैं और हम अधूरा ज्ञान लेते रहते हैं, और फिर हमें बस फॉर्मूला ही तो चाहिए। लास्ट में हमें क्या चाहिए कि यार देखो, वन ओवरटोन होगा तो ये फॉर्मूला, सेकंड ओवरटोन होगा तो ये फॉर्मूला, थर्ड ओवरटोन होगा तो ये फॉर्मूला। लेकिन वो ओवरटोन को समझने की कोशिश करोगे ना, जब समझोगे बहुत आसान है, और जब समझ आएगी ना, ठीक है, कि ये चीजें इंटरफेयर करती हैं, ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स बनाती हैं, ये बड़ी मजेदार मजेदार चीजें आपको बताएगा। इवन आपके ब्रेन से भी ना वेव्स निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती है, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर करंट जाता है, करंट है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक है। और जब वो रेडिएशन है तो उन रेडिएशन के जरिए भी इंफॉर्मेशन को कैसे ग्रैब किया जाता है, यहां तक दुनिया इवॉल्व कर चुकी है, और हम लोग सिंपल एक मैटर वेव को नहीं समझ पा रहे हैं। एक मैटर के अंदर वेव कैसे जा रही है, हमें बस इतना पता है कि एक वेव बन रही है, इसका ये फॉर्मूला है। क्या ये अधूरा ज्ञान है? क्या इस ज्ञान से आप इनोवेशन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्या ऐसी ही नॉलेज के साथ कि पावर का फॉर्मूला dw/dt होता है, लेकिन ये dw/dt का मतलब क्या है पता नहीं, ठीक है। अगर एवरेज निकालना है तो डेल्टा w/Δt, ठीक है, या w की जगह e लगा लो, ठीक है, लेकिन क्यों लगा लो पता नहीं, डेल्टा क्या है पता नहीं, d क्या है पता नहीं, ठीक है। तो हम लोगों ने पावर का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, इंजीनियर बन पाएंगे? नहीं बन पाएंगे, हमें उसका मीनिंग ही नहीं पता है। रोटेशनल मोशन में टॉर्क लगता है, टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ, क्यों होता है पता नहीं। वेव के अंदर एनर्जी जा रही है, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता है वेव ट्रेवल कर रहा है, लेकिन अगर एनर्जी को ट्रेवल करना है तो वर्क करना पड़ेगा, और अगर वर्क करना पड़ेगा तो यहां वर्क हो कैसे रहा है ये नहीं पता। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं पता नहीं, बट साइन कन्वेंशन याद कर लेंगे कि थर्मोडाइनमिक्स में इन द सिस्टम होगा तो क्या कहते हैं प्लस लेंगे, ऑन द सिस्टम होगा तो माइनस लेंगे, या कोई लोग इसका उल्टा भी साइन कन्वेंशन ले लेते हैं। लेकिन अगर प्लस माइनस का पता हो, सीधी बात, 100 रुपए मेरे पास हैं, 10 रुपए जा रहे हैं, तो उसको मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा कि नेगेटिव हो गया, और सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूंगा पॉजिटिव हो गया। यही है इन द सिस्टम ऑन द सिस्टम। साधारण चीजों को भी हम लोगों ने इतना मुश्किल क्यों किया है? इसीलिए किया है क्योंकि हमारे पास, हम सोचते नहीं है ना बड़ा, हमें बस शॉर्टकट चाहिए। 11th में है पीसीएम पढ़ना, बस इससे ज्यादा नहीं सोचना, ठीक है। हमें इंजीनियर बनना है, वो जेई के बाद सोचेंगे, ठीक है। और इंजीनियर भी कैसे बनते हैं मैं बताता हूं, ठीक है, क्योंकि हम लोग मैथ पहले नहीं रखते हैं। हम शुरुआत जनरली, जो भी हर बच्चे का अलग अलग होता है, लेकिन इन चीजों के कनेक्शन को नहीं समझते हैं, इन तीनों को एक सेपरेट सब्जेक्ट रखते हैं, सिर्फ एग्जाम पर फोकस करते हैं, इनके कनेक्शन को नहीं समझते हैं। तो इससे ड्रॉबैक ये होता है कि कल को मैंने चूज कर लिया कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, लेकिन मेरी सिर्फ 11th ही स्ट्रांग हो पाई, मुझे सिर्फ 11th का ही ज्ञान है, ठीक है। और यहां पर मुझे 12th की फिजिक्स की नीड है, 12th की फिजिक्स की नीड है और मैथमेटिक्स की नीड है। अब 12th का तो बेस मेरा खराब है, ठीक है, तो क्या मैं, जब मुझे पता ही नहीं है तो मैं कैसे बन पाऊंगा? नहीं बन पाऊंगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में 12th की नीड है, इलेक्ट्रिकल में 12th की नीड है, 12th अच्छी है, 12th अच्छी है, चलो काम चल जाएगा। लेकिन 11th अच्छी नहीं है तो 12th आपकी अच्छी हो ही नहीं सकती है। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्योंकि आजकल मार्क्स तो टिप्स एंड ट्रिक्स से भी आ जाते हैं, ठीक है। अगर मुझे ये बनना है तो मेरी 11th सुपर स्ट्रांग होनी चाहिए, और 11th और 12th की मैथमेटिक्स सुपर स्ट्रांग होनी चाहिए। बट हमने तो यार केमिस्ट्री पे फोकस कर लिया ना ज्यादा, हमने केमिस्ट्री के डेटाबेस याद करने पे फोकस कर लिया है। सबसे बड़ी गलती, जेई में मार्क्स लाने हैं यार, जेई में मार्क्स लाने, किसी तरह 100 का आंकड़ा पार हो जाए यार। केमिस्ट्री में ना नेम रिएक्शंस आते हैं, रट्टा मार लेते हैं। एक काम करते हैं, रट्टा मार लेते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई भी करते हैं ना, वो यही कर रहे हैं, ठीक है यार। एक काम करते हैं, नेमिंग रिएक्शन याद कर लेते हैं, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, इनके कुछ पैटर्न्स हैं, ठीक है, इनको याद कर लेते हैं। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री में ज्यादा नंबर लाएंगे। इस चक्कर में पी और एम पर तो ध्यान ज्यादा गया नहीं। पी और एम पे इजी इजी चैप्टर, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये फॉर्मूले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जो ये फॉर्मूले हैं मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले से सिमिलर है, बस यहाँ पे ई की जगह एम हो जाता है, ऐसा ऐसा हो जाता है, इस तरह से पढ़ लिया। चलो हमारे पास ये हो गया कि हाँ भाई, वैसे भी कम नंबर पे तो आईआईटीज मिलते ही हैं, ठीक है। थोड़े भी कम रह गए तो आईआईटी से थोड़ा नीचे एनआईटी में पहुंच गए, या उससे भी थोड़ा नीचे, लेकिन एक जो सो कॉल्ड सोसाइटी के हिसाब से अच्छे कॉलेज है वहां पहुंच गए हम, ठीक है। अब सोचो मेरे पास ज्ञान के नाम पे कुछ भी नहीं है, और मैंने चूज कर लिया है एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। ना मुझे स्ट्रेस का पता है, ना मुझे स्ट्रेन का पता है, ना मुझे स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन के बारे में पता है कि ऐसा संबंध इनके बीच में क्यों है, ना मैंने कभी इन्हें ऑब्जर्व किया है, ना करने की कोशिश करी है। मेरा पूरा टारगेट एग्जाम के ऊपर था, ठीक है। अब इसका ड्रॉबैक क्या हुआ? इसका ड्रॉबैक ये हुआ कि जब मैं इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूंगा ना, मुझे कुछ समझ नहीं आएगा,
ठीक है, फिर लास्ट में 4 साल बाद में एक डिग्री होल्डर बन के निकलूंगा और इसी फील्ड के अंदर एक जॉब ढूंढ रहा हूँ और वहां पे नट कसने का जॉब मिलेगा। ठीक है, आजकल नट कसने के लिए भी 20-25 हजार मिल जाते हैं और उसी को हम ऐसे बताएंगे 25 इंटू में 12 कितने हो गए, 4 महीने में एक होता है। ठीक है, और 3 लाख का पैकेज लग गया मेरा। ठीक है, यही चीज बस रह जाएगी। किसी ने थोड़ा बहुत और एडवांस समझ लिया जॉब के थ्रू, उसका 50 लाख का पैकेज लग गया। किसी ने थोड़ा और उस आज के टाइम पे जो जॉब्स में भी ना कैटेगरीज होती हैं, उस कैटेगरी के हिसाब से प्रिपेयर कर लिया, 2 करोड़ की जॉब लग गई। लेकिन इनोवेटर बने नहीं बने। इनोवेटर कौन बनेगा? जिसके पास इनकी नॉलेज होगी। ठीक है, और नॉलेज में भी हमें ध्यान रखना है, हमें डेटाबेस पर वक्त बर्बाद नहीं करना है। हमको सीखना है कि सीखते कैसे हैं। उसके बाद कुछ भी अननोन आएगा हम सीख लेंगे, और जब सीख लेंगे ना, तो हम जब ये सीख जाते हैं ना कि सीखते कैसे हैं, तो हम उन चीजों के जवाब भी ढूंढ लेंगे जो खोजे नहीं गए हैं। और जब हम ऐसे जवाब ढूंढेंगे जो खोजे नहीं गए हैं, ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया में हमारी डिमांड पीक पर होगी, क्योंकि हम एक रिवोल्यूशनरी इंसान बन जाएंगे। ठीक है, तो डेटाबेस पे टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। वो टाइम और एनर्जी मैथमेटिक्स और फिजिक्स को लॉजिकली समझने में देना है। ठीक है, लॉजिकली समझने में देना है। आपके लिए इंजीनियरिंग अगर आप चूज कर रहे हो, ठीक है, केमिस्ट्री का वो डेटाबेस पे वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। इवन मेडिकल भी अगर कर रहे होते ना, तो भी डेटाबेस पे क्यों वक्त बर्बाद करना है? नहीं करना है। ठीक है, डेटाबेस बनता ही किस लिए है? वक्त बचाने के लिए। और हम डेटाबेस की वजह से ही अपने वक्त को गवा देते हैं। इजंट इट अ पैराडॉक्सियल सिचुएशन कि हम अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं? इस बात को समझाना चाहता हूं मैं, ये बात समझो। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियर, एरोनॉटिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, ये आप चूज करोगे अपने दम से, अपनी ड्रीम के हिसाब से, ना कि काउंसलिंग में कहां सीट मिली भाई, अब किस्मत में यही है तो ये ले लेते हैं। ऐसे नहीं होता है। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ी आपने, फिजिक्स का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी, और आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लेते हो, टाइम वेस्ट है, मत लो। आप डिग्री होल्डर ही बनने वाले हो, टाइम वेस्ट है। इससे अच्छा उन 4 सालों में कुछ और किसी और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो, 4 साल में बिजनेस ग्रो हो जाएगा, आप उससे ज्यादा अर्न कर लोगे जितना इंजीनियर बन के नहीं कर पाओगे, क्योंकि इट्स अ टाइम वेस्ट। मैच्योर हो, समझ सकते हो, समझो और सीखो। ठीक है, इंजीनियर बनने के लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में आपका पी और एम आएगा। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, आपके मैं अभी बता देता हूं। ठीक है, इस चीज को आप समझ लो। आपकी केमिस्ट्री को समझना इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के अंदर जो एटम्स को आप समझ रहे हो ना, ठीक है, वो चीजों को के पीछे फिजिक्स का क्या कनेक्शन है वो समझना आपका इंपॉर्टेंट है, जिससे ऑटोमेटिकली ये आपकी स्ट्रांग होती जाएगी। इसीलिए इनिशियल डेज में केमिस्ट्री आपको उतनी इंटरेस्टिंग नहीं लग सकती, क्योंकि अभी आपने फिजिक्स और मैथ को शुरू किया है। अभी बहुत कुछ जब जानोगे ना, तो केमिस्ट्री और ज्यादा डिटेल में समझ आनी स्टार्ट होगी। ठीक है, एक C2H5OH का OH हमारे पास मॉलिक्यूल है, जिसके अंदर उनका एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसमें OH अभी इधर है। ठीक है, OH है हमारे पास। ठीक है, अब यहां पर जो हाइड्रोजन है और यहां पे जो OH है वो एक दूसरे के पैरेलल है। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और या फिर वो उसके 90 डिग्री पे हो या 106 डिग्री पर हो, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, या फिर जो ये है ये एकदम 90 डिग्री पे ऐसे घूमा हो, ये पॉसिबिलिटी है। तो इनकी वजह से इनके बिहेवियर जो है, फिजिकल बिहेवियर और एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने के बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। से फॉर एग्जांपल 3 बॉन्ड्स हैं ऐसे, और उसके पीछे वाले भी 3 बॉन्ड्स ऐसे ही हैं, तो यहां पे टकराने की प्रोबेबिलिटी जो है अभी वो कम है। ठीक है, वेरस 3 बॉन्ड ऐसे हैं, और यहां पे जो 3 बॉन्ड थे इनको थोड़ा सा टर्न कर दो, 90 डिग्री टर्न कर दो, तो ये ऐसे हो गए और दूसरा वाला ऐसे हो गया। अब टकराने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो कौन ज्यादा रिएक्टिव हो गया? जिसमें ये 90 डिग्री पर घूमे हुए हैं, और जिसमें पैरेलल है उनकी रिएक्टिविटी है लेकिन कम है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग बिटवीन एटम्स एक केस में कम है, एक केस में ज्यादा है। फिजिक्स है ना यहाँ पर, यही तो सीखना है हमें केमिस्ट्री के अंदर। आप केमिस्ट्री के अंदर सीख के क्या करोगे? आपको क्वांटम फिजिक्स को समझना है, तो केमिस्ट्री के अंदर इस तरह से समझना होगा, क्योंकि दुनिया बदलने के लिए आज से 4 साल बाद क्वांटम फिजिक्स इंपॉर्टेंट होगी। रिलेटिविटी की दुनिया को हम लोग एक्सप्लोर कर रहे होंगे, ब्लैक होल्स को हम लोग समझ रहे होंगे कंप्यूटर साइंस की दुनिया में। ठीक है, इन इंजीनियर्स ने जो अपना काम करना था ये कर चुके हैं। ठीक है, अब इन्होंने मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले आए हैं। बेसिक काम के लिए अब ह्यूमंस की नीड रही ही नहीं है। और ये पॉइंट भी, हाँ, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आप लोगों के लिए कि भाई पढ़ने के लिए ना हमेशा आपको अपना फ्यूचर पता होना चाहिए। आज जिन कामों के लिए जॉब्स भी एग्जिस्ट करती है ना, कल वो काम भी मशीन्स करेंगे। बिकॉज ट्रू इंजीनियर्स जो बने थे ना, जो थोड़े बहुत ही हैं, उन ट्रू इंजीनियर्स ने इंसानों को मशीन लर्निंग जैसे फिनोमिनास दे दिए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कंप्यूटर को जब हम इंस्ट्रक्शन देते हैं वो ऑपरेट करता है,
तो ये फिर अगले स्टेप पर गए। इंजीनियर्स क्या करते हैं, ऐसी चीज बनाते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती है, तो इन्होंने कंप्यूटर से नेक्स्ट स्टेप पे सोचना स्टार्ट किया कि अभी हम सोचते हैं और कंप्यूटर को बोलते हैं ये करने का। अब कंप्यूटर खुद सोचे कि इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बनाने के लिए इसको हम ह्यूमंस की तरह नेचर को ऑब्जर्व करना आना चाहिए, ताकि वो सीखे कि किस परिस्थिति में क्या करना है, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। और हम AIML ऐसे बोलते हैं जैसे कि पता नहीं क्या ही काम कर रहे हैं, कुछ नहीं है। हम कंप्यूटर्स को अब एग्जैक्ट ह्यूमन की रेप्लिका बनाते जा रहे हैं। ठीक है, रोबोट्स आ जाएंगे, AIML की वजह से वो खुद सोच पाएंगे, खुद डिसीजन ले पाएंगे। तो उनको तो खाना नहीं देना है, उनको सैलरी नहीं देनी है, तो वो आपको रिप्लेस करेंगे या नहीं करेंगे। सिंपली जॉब्स की बात कर रहा हूं, बिजनेसेस में नहीं कर सकते। हाँ, दे कैन क्रिएट अ बिजनेस, बट जब तक ह्यूमन की डोमिनेंस बनी रहेगी हम उनके बिजनेसेस को ग्रो नहीं करने दे सकते हैं, हम उनके बिजनेसेस को लाइसेंस ही नहीं देंगे। लेकिन इसी की वजह से फ्यूचर में AI वर्सेस ह्यूमंस की वॉर शुरू हो सकती है, बिकॉज व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट देयर इज अ वॉर। ठीक है, तो फ्यूचर दिख रहा है हमें, और इट मीन्स कि आज के जमाने के बच्चों के लिए फ्यूचर में हमारे जमाने में कॉम्पिटिशन सिर्फ ह्यूमंस थे। ठीक है, बट आपके लिए तो आज से, अगर आप 11th में हो तो आज से 5 या 6 साल बाद आपका कंपटीशन ह्यूमंस के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी होगा। ठीक है, और ह्यूमंस को तो शायद आप ओवरकम करोगे, बट AI तो ऑलरेडी इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो बहुत तेजी से डेटा को ग्रैब कर रहा है, वो हर वक्त नेचर को ऑब्जर्व कर रहा है। हम लोग चैट GPT वगैरह यूज कर लेते हैं। ठीक है, जो हम उनसे अपना काम करवा रहे हैं ना, इसको ऐसे समझो कि इस वक्त चैट GPT का जो सॉफ्टवेयर है, जो सिस्टम है, वो आपके इंस्ट्रक्शन से सीख रहा है, वो मशीन लर्निंग पे काम कर रहा है कि ह्यूमंस की नीड क्या क्या होती है। टेक्निकली हम उसी की हेल्प कर रहे हैं उसको ग्रो करने में। ठीक है, और उससे ह्यूमंस की वीकनेस उसको पता चलती जाएगी, और वो क्या होगी कि यार ये तो बेसिक बेसिक काम के लिए भी ना अब मेरा यूज कर रहे हैं। और एक और चीज, इवोल्यूशन क्या होता है बायोलॉजिकली मैं समझाता हूं। ठीक है, इवोल्यूशन ये होता है कि यार अगर ह्यूमन बीइंग किसी काम को करने के लिए, मान लो आप जिम जाते हो, पहले मेरी तरह पतले से हो, ठीक है, लेकिन जिम गए, आपने हैवी वेट्स उठाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो आपके जो मसल्स है ना उनमें क्रैक आना स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि अभी आप उसे उठा नहीं सकते हो, लेकिन फिर हमारी बॉडी में जो हम न्यूट्रिशन डालेंगे वो उन क्रैक्स को फिल करना स्टार्ट करेगी, मसल्स बिल्ड हो जाएंगे। ठीक है, जिससे कि हम और ज्यादा हैवी वेट उठा पाएंगे। तो हमारी बॉडी इस वक्त इवॉल्व कर रही है। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी चीज को यूज ना करें अपनी बॉडी का, ठीक है, बस पड़े रहे आलसियों की तरह, तो एक तो वो हमारी हैबिट बनेगी, साथ ही साथ क्योंकि हमें वो काम आसानी से हो रहा है तो हमारी बॉडी उस चीज पे, हमारे ब्रेन को एक हैबिट लग जाएगी, करने की जरूरत नहीं है। और इसको एक और चीज है जो बायोलॉजी के अंदर आती है, बट इसका कनेक्शन फिजिक्स से शुरू होता है, और वो ये है कि काम को करने के लिए ऊर्जा चाहिए, यानी कि एनर्जी चाहिए। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मेरे ब्रेन के अंदर एक ऐसा ग्लैंड है जो एड्रेनलिन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैं एक नशेड़ी आदमी बन जाता हूं, मैं एड्रेनलिन के इंजेक्शंस लेना स्टार्ट कर देता हूं। अगर मेरी बॉडी की एड्रेनलिन की सप्लाई एक्सटर्नली हो रही है जितना मेरी बॉडी को चाहिए, या फिर उससे ज्यादा ही सप्लाई हो रही है जिससे मैं काफी ज्यादा जोश में रहूं, ठीक है, तो मेरे ब्रेन के उस ग्लैंड को वर्क करने की नीड ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ग्लैंड एक सिचुएशन में एक्टिवेट होता है। अब उस सिचुएशन तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है, बस इंजेक्शन लिया, मेरा काम हो गया। तो ग्लैंड का जो ब्रेन का वो हिस्सा है, वो ग्लैंड है, वो काम करना बंद कर देगा, क्योंकि नीड ही नहीं है। क्योंकि देखो, काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, फिजिक्स कहता है काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। अब वो एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा हमारी बॉडी, हमारा ब्रेन वहां पे एनर्जी क्यों वेस्ट करेगा? वो सिग्नल ही नहीं देगा। ठीक है, वो सिग्नल ही नहीं देगा वहां पे कि मत करो वेस्ट एनर्जी, एड्रेनलिन मौजूद है हमारी बॉडी के अंदर, मत करो एनर्जी वेस्ट, चलते रहने दो। और थोड़े टाइम के बाद ब्रेन को ये हैबिट लग जाएगी कि यहां पे सिग्नल देने के काम से अब एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास आ रहा है। सो वो उस पोर्शन को सिग्नल देने की हैबिट से छुटकारा पा लेगा, और वहां पर कभी सिग्नल नहीं जाएगा। टेक्निकली उसके जिंदा होते हुए भी अब वो एक नॉन वर्किंग ग्लैंड बन जाएगा हमारे लिए, और फिर हम बन जाएंगे एडिक्टेड पर्सन। अब हमें एड्रेनलिन का इंजेक्शन लेना मजबूरी हो जाएगा, वरना हमारी बॉडी में एड्रेनलिन की कमी होती जाएगी। ऐसे ही लोग नशे की लत में फंस जाते हैं। अब देखो, जिस पार्ट का हम प्रयोग नहीं करते हैं वो पार्ट हमारी बॉडी से डी इवॉल्व हो जाता है। एक होता है इवॉल्व करके ग्रो करना, एक होता है डी इवॉल्व, मतलब घट जाता है वो। जैसे एक जमाने में हम एड्रेसेस भी पूछा करते थे, बट अब गूगल मैप की वजह से हमारे ब्रेन को उतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, तो हमारा ब्रेन डिमिनिश ही हो रहा है। ठीक है, हमें पहले क्या कहते हैं, बहुत से काम हम लोगों को फिजिकली करने पड़ते थे, बट अब वो मशीन्स कर रही हैं। तो कंपैरेटिवली आज से मान लो, जैसे आज कार्स बहुत कॉमन है, लेकिन आज से कई मतलब कई भी नहीं, 50 साल पहले चले जाओ, कार्स बहुत कम होती थी, बहुत कम होती थी। तो अपने दादाओं को अगर देखोगे अपने एज में, जो आज आपकी एज है, उस एज में जब आपके दादाजी थे, वो फिजिकली आपसे बहुत स्ट्रांग थे, और ये फैक्ट है। ठीक है, इसको ऐसे मत सुनो कि मैंने बोला तो आप मान लो, ये फैक्ट है। ये रिसर्च भी, आप इनको गूगल पे सर्च करोगे, इनिशियल नहीं 4-5 पेज पीछे जाके देखोगे, आपको ऐसे रिसर्च पेपर्स मिलेंगे कि उनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ थी, बिकॉज दे यूज्ड टू वॉक। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको वॉक करना है, हमें तो टेक्नोलॉजी के साथ इवॉल्व होना है, लेकिन ये जानकारी होनी चाहिए कि ब्रेन का कोई भी हिस्सा हमारा कमजोर नहीं होना चाहिए। अगर वो हो गया
तो फिर हमारा ब्रेन, देखो बॉडी पार्ट्स को रिप्लेस किया जा सकता है, ब्रेन को रिप्लेस नहीं कर सकते हो। और गूगल से जानकारी लेना हमारे ब्रेन को कमजोर करता है, खुद जानकारी लेना हमारे ब्रेन को इवॉल्व करता है। आपकी जगह कोई और अगर डंबल उठाएगा जिम में जाके तो उसकी बॉडी बनेगी, आपकी नहीं। आपकी जगह गूगल काम कर रहा है, आपकी जगह चैट जीपीटी काम कर रहा है, आपकी जगह एआई काम कर रहा है, तो इवॉल्व भी वही करेंगे, आप नहीं करोगे। ठीक है, सो यहां पर वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, ऑलरेडी लंबा हो चुका है। फिजिक्स, मैथमेटिक्स, प्राइम फोकस आपका इस पे रहना चाहिए। केमिस्ट्री के लिए भी आपके जो चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसके अंदर डेटाबेस वाला पार्ट, जैसे कि आपका पीरियोडिक टेबल हो गया, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ये जो चैप्टर्स हो जाते हैं, ठीक है, एसपीडीएफ वाले जो चैप्टर हो जाते हैं, इनमें जो डेटाबेस है, ठीक है, जो कि जब मैं केमिस्ट्री के लेक्चर्स दूंगा मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन सी चीज डेटाबेस है, कौन सी चीज नहीं है। ठीक है, तो उन चीजों पे इतनी मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। अपनी वो एनर्जी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में दो, क्योंकि ये बनने के लिए आपकी प्राइम प्रायोरिटी ये है। क्वांटम फिजिक्स में जाओगे, केमिस्ट्री की नॉलेज काम आएगी, बट केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट फिजिक्स। केमिस्ट्री को हम लोग पढ़ेंगे लेकिन फिजिक्स के नजरिए से, जो कि एक राइट वे है। हमने केमिस्ट्री एकदम अलग थलग कर रखा है, फिजिक्स से कोई लेना देना ही नहीं होता इसका, वो पूरा गलत वे है। तो केमिस्ट्री पढ़ो या मत पढ़ो, अगर केमिस्ट्री को फिजिक्स के साथ कनेक्ट करके नहीं पढ़ रहे हो ना, छोड़ दो, पूरा छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो पढ़ के भी जीवन में उसका कोई योगदान ही नहीं है। फिजिक्स पढ़ोगे योगदान मिलेगा, मैथमेटिक्स पढ़ोगे योगदान मिलेगा, केमिस्ट्री पढ़ भी ली तो भी कोई योगदान नहीं है, तो क्या फायदा। ठीक है, तो फायदा ही क्या है, तो ऐसी जगह एनर्जी लगाने का फायदा क्या, जिससे जीरो वर्क डन हो रहा हो। तो इसका मतलब क्या है, अगर आपने 10 जूल की एनर्जी लगाई और 5 जूल का वर्क डन किया, इसका मतलब 5 जूल वेस्ट हो गई। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर मैं 10 जूल की एनर्जी दे रहा हूं और 0 जूल का वर्क डन होने वाला है, 10 की 10 वेस्ट हो गई, तो वेस्ट करके कभी फायदा होगा, नहीं हो सकता है, सीधा सा लॉजिक है। ठीक है, तो इस बात को समझो। फर्स्ट प्रायोरिटी मैथमेटिक्स, सेकंड प्रायोरिटी फिजिक्स, सीक्वेंस में, इसीलिए एप्लीकेशन पर मैंने चीजों को ऑर्डर में रखा है। कई बच्चों ने अगर एप्लीकेशन में आके आपने विजिट किया होगा तो आपको लग रहा होगा कि यार 12th के कई पार्ट यहां पर आ गए हैं, तो हम अभी क्यों पढ़िए, तो रॉन्ग सीक्वेंस है। बट एक्चुअली में मैंने क्वेश्चंस वहां नहीं डाले, मैंने कॉन्सेप्ट वहां डाला है, और वो जरूरी है। अगर वो नहीं पढ़ा तो चीजें समझ ही नहीं आएंगी, तो एनर्जी देने के बाद भी वर्क डन होना ही नहीं है। जब वर्क पूरा डन होगा ही नहीं तो एनर्जी देके फायदा क्या, और उतने ही वर्क को करने के लिए मुझे कितना वक्त देना पड़ेगा, तो मैं तो लेस पावरफुल बन रहा हूं ना, मैं पावरफुल कहां बन रहा हूं। और इसीलिए तो हमारे बचपन के ड्रीम्स बड़े होकर सिर्फ जॉब में तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि हमारी पावर कम हो रही है। अपनी पावर बढ़ाओ, आपके सपने और प्रचंड रूप से आपको वो करेंगे, क्या कहते हैं, आपकी बॉडी में एड्रेनलिन प्रोड्यूस करेंगे, और आप और ज्यादा कामयाब बनने की इच्छा जनरेट करोगे अपने अंदर। इच्छा मर जाएगी तो फिर कैसे कामयाब होगे। ठीक है, तो इस चीज को समझो। कंप्यूटर इंजीनियर, ये सारे फील्ड्स हैं जो आप चूज करोगे। ठीक है, इन सब के लिए फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री तीनों ही इंपॉर्टेंट है। डेटाबेस पे एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। राइट सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन तीनों को पढ़ने के लिए आपको इस बात का समझना जरूरी है कि फिजिक्स में अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, इट मींस मैथमेटिक्स में थोड़ा झोल है, तो मैथमेटिक्स को पहले, फिजिक्स को उसके बाद, और फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री। ठीक है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरीके से ये चलेगा। ठीक है, केमिस्ट्री आपका रटने वाली चीज है, डेटाबेस समझो, आगे बढ़ो। लेकिन अगर समझने वाली चीज है, ठीक है, समझने वाली चीज है भाई, 3D लैटिस अगर मैं केमिस्ट्री का देख रहा हूं तो भाई 3D को ऑब्जर्व करना आना चाहिए मुझे, 3D फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ आना चाहिए। ठीक है, कोलिजन का पता होना चाहिए, रोटेशन का पता होना चाहिए, टॉर्क का पता होना चाहिए, फोर्स का पता होना चाहिए, वर्क और एनर्जी का रिलेशन पता होना चाहिए। इट मींस रोटेशन तक मैकेनिक्स जब आपकी कंप्लीट होगी ना, तो आपके केमिस्ट्री के सही मायने में असली दरवाजे खुलेंगे केमिस्ट्री की दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। वरना चैप्टर 2 पढ़ ही रहे हो, वो तो समझ ही नहीं आना, उसमें तो भाई बाल्मर सीरीज और ये जो एसपीडीएफ हमने पढ़ लिया, ये तो रटने के बराबर ही है ना, क्या ही कर सकते हो उसमें, कुछ नहीं कर सकते आप। फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ोगे, ठीक है, ना आपको डाइपोल पता है, जो कि 12th में आएगा गलत ऑर्डर की वजह से, ना आपको डाइपोल का पता है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है, ना एटम्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उनका पता है। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये क्या खाक समझ आएगी मुझे। फिर मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन बचेगा, अच्छा sp3d है तो ये ढांचा है, sp3d2 है तो ये ढांचा है, ये है तो ये ढांचा है, वो है तो वो ढांचा है। बकायदा डेटाबेस याद करना मेरे लिए मजबूरी बन जाएगी, जो कि एक डेटाबेस है। आई होप आप लोग बातों को समझ पाए होंगे, और ये इंफॉर्मेशन आपको अगर सही लगती है और सब तक प्रोपेगेट होना इसका जरूरी है, तो इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करो। स्टेम वेदास एप्लीकेशन के दरवाजे आप लोगों के लिए खुले हैं। आओ, राइट सीक्वेंस में चीजों को पढ़ते हैं, अननेसेसरी चीज पे एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। हमारे को ट्रू इंजीनियर बनना है, वो आईआईटी से बनो, एनआईटी से बनो, किसी थर्ड क्लास कॉलेज से बनो, फर्क नहीं पड़ता है, हम ज्ञान के पीछे जाएंगे। ज्ञानी बनना है हमें, ज्ञानी बन गए, कॉलेज मैटर नहीं करता है। ज्ञानी इंसान के लिए स्कूल मैटर नहीं करता है, ज्ञानी इंसान के लिए उसका सेल्फ डिपेंडेंट होना मैटर करता है। दुनिया का हर कामयाब इंसान, अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, स्कूल ने क्या करार किया था, नालायक करार किया था। ठीक है, न्यूटन के बारे में इतना पता नहीं, बट वो बचपन से ही अकेले में रहा करते थे। ठीक है, स्कूल उनको उतना पसंद नहीं करते थे। थॉमस अल्वा एडिसन, ही इज द बकवास चाइल्ड, ये बोला करते थे। आपके रामानुजन, इनको भी स्कूल वालों ने बस धिक्कारा ही था।
ठीक है। और जितने भी कामयाब इंसानों की लिस्ट आएगी उनको हमारे सोसाइटियल पैटर्न में वो फिट नहीं होते थे। वो इसलिए फिट नहीं होते थे क्योंकि वो सोच रहे होते थे, ठीक है। उनके जवाब उनको अपने स्कूल्स के जरिए, कोचिंग्स के जरिए, कोचिंग तो होते ही नहीं थे उस टाइम पे, स्कूल्स के जरिए नहीं मिल रहे होते थे, तो वो खुद खोज रहे होते थे। इट मीन्स कामयाबी का रास्ता सेल्फ डिपेंडेंट बनने में है, सेल्फ लर्नर बनने में है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपकी कामयाबी किसी की वजह से नहीं आती है, वो आपकी वजह से ही आती है। क्या आपने सही रास्ता चुना या नहीं चुना? ठीक है। तो इस चीज को यहां पर अब हम लोग एंड करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं ट्रू इंजीनियर के लिए। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।